नमस्कार प्यारे साथी, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। कल हमने कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ा था और आज उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सभी साथीगण अगर जुड़ चुके हैं तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखो सबसे मेन चीज दो, अगर हम ये बात करते हैं जैसे मान लीजिए कि ये एक अर्थ है और ये सूर्य है, तो अगर हम यहां पर देखें कि एक सूर्य हो जाएगा और एक अर्थ हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ न कुछ भाई इनके सेंटर होते हैं, तो इनके बीच में कोई ना कोई दूरी जरूर होगी, डिस्टेंस ऑब्वियसली होगी, यहां से लेकर के यहां तक की। ठीक है। अब देखो क्या होता है जब दो पिंडों के बीच में कोई बल लगता है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये सूरज है, ये सन है, और हम मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है। तो इन दो पिंडों का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, तो इनके बीच में जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, वो जैसे इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती m1 डॉट m2, और इनके बीच की दूरी r मान लेते हैं, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जो बल लगता है इनके बीच में, क्योंकि दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा और दूरी बढ़ती जाएगी तो फोर्स कम होती। जैसे आप रस्सी पकड़कर किसी व्यक्ति को खींचते हैं तो नियर बाय होगा तो आप जल्दी खींच पाएंगे, और 2 किलोमीटर दूर है तो भाई साहब खींचने में भी हालत खराब होगी। सेम वही चीज है। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास में क्या चीज निकल करके आती है, तो भैया हम इसको निकालते हैं तो एफ m1 डॉट m2 अपॉन r²। ये कांस्टेंट का साइन हटता है यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा F = g × m1 डॉट m2 अपॉन r²। ये जो है इस g के इक्विवेलेंट लाएंगे तो भैया g बराबर, ये इधर गुणे में आ जाएगा F × r² अपॉन m1 डॉट m2। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है बड़ा जी, है ना। ये जो जी होता है ना, ये कभी भी नहीं बदलता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कहीं भी इसका जो मान होता है वो एक समान पाया जाता है। अब इसका, है ना, ये दो जी होते हैं, एक जी ये वाला और एक जी ये वाला। इस छोटे जी, ये जो जी होता है ये किसी, जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, पृथ्वी है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है तब जो बल लगाती है, ठीक है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने पर जो बल लगाती है वो स्मॉल जी होता है। लेकिन दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो, प्यारे दोस्त याद रखिएगा, वो बड़ा जी होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये गुरुत्वीय, है ना, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है गुरुत्वाकर्षण का, है ना। और ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्व के कारण उत्पन्न होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम आगे और पढ़ेंगे। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड पर आकर्षण बल लगाता है। यह आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट होता है जो मैंने आपको निकाल कर भी बताया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना। तो जी क्या होता है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये कभी भी कहीं पर भी नहीं बदलती है। इसका मान हमेशा नियत रहता है, हमेशा सेम रहता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m⁻⁻1। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, L⁻3 T⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर भी हम इसे कह सकते हैं। अब प्यारी दोस्त यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जी होता है इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो जी है ना, इस जी, इसका मान सर्वत्र एक समान होता है। तो इस जी का मान हमेशा एक समान होता है, इस जी की वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है।
इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, फिक्स रहती है, एक समान रहती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब बात निकल करके ये आती है कि चलो हमने इस जी को तो समझा, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, इन दोनों में क्या अंतर है। ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच अगर कोई बल लग रहा है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये वाला जी होता है। पृथ्वी या कोई भी दूसरा पिंड है ना, याद रखिएगा, अपने आसपास स्थित किसी पिंड पर जो आकर्षण बल लगाती है जिसके कारण वो उसे खींच पाती है, उसे गुरुत्व कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ना। इसमें मुख्य रूप से जो सामने वस्तु होती है उस वस्तु का द्रव्यमान वगैरह या उसका जो गुरुत्वाकर्षण है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा एक निर्वात से एक हाथी और एक चींटी पृथ्वी पर आए तो वो कितने समय में एक साथ पहुंचेंगे, तो भैया ये चीज ध्यान रखना, अगर वायुमंडल में घर्षण नहीं हो, वैक्यूम हो, निर्वात की बात कर ले, तो हाथी और चींटी एक समय पर पृथ्वी पर आकर के गिरेंगे, है ना। हालांकि वायुमंडल में घर्षण होता है, उस घर्षण के कारण भाई सिंपल सी बात है कि चींटी जो है वो हल्की होती है, तो वो उसको थोड़ा सा घर्षण बल जो उसे रोकने का प्रयास करेगा, हाथी जल्दी आ जाएगा। लेकिन वैक्यूम हो जाए, निर्वात हो जाए, वायुमंडल नहीं हो, तो दोनों ही एक साथ आकर के गिरेंगे, ये इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। अब ये जो स्मॉल जी होता है ये कहाँ से आता है, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अतः गिरने वाली वस्तु के ऊपर एक बल कार्य करता है जिससे उस वस्तु का वेग बढ़ने लगता है और उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि यह त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब देखो, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, आपने पृथ्वी को देखा होगा, इस तरह से गोला होता है। अब पृथ्वी पर बीचों बीच एक लाइन होती है जिसे हम भूमध्य रेखा कह देते हैं। तो जो भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पर 0 डिग्री की लाइन होती है ना भाई, ये 0 डिग्री की लाइन है। और यहाँ पर 90 डिग्री जो होता है ऊपर भी उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री नीचे होता है दक्षिण ध्रुव, है ना। हम सीधा सा यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया ये ध्रुव होता है, और ऊपर में इंग्लिश में लिख देता हूँ कि ये पोलर होता है ना। और इसे हम लिख देते हैं कि भाई ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है। ये क्या है, भूमध्य रेखा। ये इक्वेटर लाइन है। प्रत्येक ग्रह के लिए, है ना, याद रखिएगा, जी का मान, ये जो जी का मान होता है, जी की वैल्यू होती है, ठीक है, ये बदलता रहता है ना। सभी ग्रहों के लिए इसका मान अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये द्रव्यमान पर डिपेंड करता है कि उसका द्रव्यमान कितना है। जितना बड़ा ग्रह होगा उतना ज्यादा, जैसे कि चंद्रमा हमसे छोटा है तो उस पर जी की वैल्यू 1/6 हो जाती है, 1/6। हमसे सूर्य जो है वो 110 गुना बड़ा है तो वहां पर 27 गुना ज्यादा होता है। अब आपने ये जी की जो वैल्यू देखी होगी, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू कहाँ से आती है। अब जी का जो मान होता है ना भूमध्य रेखा पर, जी का मान सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम। और ये जो ध्रुव होते हैं, यहां पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अब जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होती है, ध्रुवों पर होती है ना, और सबसे कम भूमध्य रेखा पर होती है। बीचों बीच जो होता है वो अर्थ का सेंटर होता है यहां पर, ये होता है पृथ्वी का केंद्र, सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी किसी भी वस्तु को कहां तक खींचेगी, अपने सेंटर तक खींचेगी, यहां सर। तो ये सेंटर ऑफ अर्थ हो गया। तो पृथ्वी के केंद्र पर यहां पर जी का मान 0 होता है। कितना है, 0 है। ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक है। अब देखो, सबसे ज्यादा यहां पर होता है और सबसे कम भूमध्य, भूमध्य रेखा पर 0 नहीं है, सबसे कम है। जैसे ग्लास में एक घुट या एक चम्मच दूध है, एक गिलास खाली है, तो किसमें दूध नहीं है, तो भैया जिसमें कुछ भी नहीं है वो खाली है। लेकिन जिसमें भले हल्का सा भी दूध है लेकिन उसमें हम क्या कहेंगे, कम दूध है। तो ये चीज ध्यान रखिए, जी का मान सबसे कम किस कहां पर होगा, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के केंद्र पर 0 होगा, और सर्वाधिक कहां पर होगा, तो वो पोलर पर होगा। इसीलिए इन दोनों के बीच का एक स्थान होता है ना, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं 0 डिग्री, और इन दोनों के बीच 45 डिग्री, 45 डिग्री अक्षांश होता है, लेटीट्यूड होता है। तो ये जो 45 डिग्री का अक्षांश है, यहीं से जी की वैल्यू ली गई है। तो जो जी का मान आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ये न तो सबसे ज्यादा से लिया गया, न सबसे कम से लिया गया, या बीचों बीच से लिया गया है। ये जो पोलर होते हैं, ये जो यहाँ ध्रुव होते हैं, इन ध्रुवों के बारे में एक बिंदु यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना। ध्रुव पर जी का मान नहीं बदलता है कभी भी। तो जी का मान कहाँ पर नहीं बदलता है? जी की वैल्यू कहाँ नहीं बदलती है? तो पोलर पर कभी भी जी की वैल्यू नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। अब एक चीज मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आपने ये समझी हो तो। ठीक है, इसको समझ लिया आपने। अब इसी से रिलेवेंट करके मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। यहां देखिए, ठीक है, वस्तु का मास अर्थात द्रव्यमान, ये कभी नहीं बदलता है, नेवर चेंज। कभी नहीं बदलता, आप कहीं भी चले जाइए। लेकिन प्यारे दोस्त, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे यह कह देता हूं कि जो भार है उसका क्या होगा, तो जो भार होता है जिसे हम न्यूटन में व्यक्त करते हैं, ये जी पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? जी पर डिपेंड करता है। अब देखो, जहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर भार भी ज्यादा होगा। यहां जी का मान सर्वाधिक है, तो यहां पर भार सर्वाधिक होगा। यहां जी का मान सबसे कम है, तो यहां भार सबसे कम होगा। पृथ्वी के केंद्र पर, है ना, जी का मान शून्य है, तो यहां भार भी शून्य होगा। अगर जी की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? भार बढ़ेगा। जी की वैल्यू कम होगी तो भार कम होगा, है ना। तो जी की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। लेकिन इन सभी जगह पर द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। यहां भी वही द्रव्यमान होगा, यहां भी वही, यहां भी वही, और इस पूरी लाइन पे भी वही। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, लेकिन जो भार होता है वो बदलता रहता है। भार क्या होता रहता है? बदलता रहता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज आप यहां और समझिए, द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, ठीक है, इसको किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। इकाई में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में। और जो मास होता है, वेट होता है, इस वेट को कैसे निकाला जाता है? तो वेट निकालने के लिए भैया आप क्या करेंगे? वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न देता हूं आपको, है ना। अब देखो, मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है? न्यूटन। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान को भार में बदलो। तो अगर आपको किसी वस्तु का भार निकालना है और आपके पास वो किलोग्राम में दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, W बराबर M इंटू जी होता है। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है अर्थ पर। तो 100 गुणित 9.8, तो 100 इंटू 98/10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटेगा यहाँ से। एक जीरो से एक जीरो चला गया, है ना। एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो ये कितना हो जाएगा? 980 न्यूटन हो जाएगा। 980 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 980 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज को निकालते हैं। ठीक है, एक प्रश्न जैसे कि मैं और बना सकता हूं यहां पर। किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, उसका मास अर्थात द्रव्यमान बताओ।
तो कैसे निकालेंगे आप इसको? यही फॉर्मूला रहेगा, एम इंटू जी। ये वेट अपने को दे रखा है 600, एम हमको निकालना है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है, गुणे में इधर आएगा तो भाग में। तो एम बराबर 600 डिवाइडेड पॉइंट 9.8। ठीक है, ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 4 दूना ये 9 एकम 9, ये किससे कटेगा? ये 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 से कट जाएगा ये। 6 एकम 6 और 3 बचेगा, नहीं कटेगा। 2 से तो काट देते हैं पहले। 4 दूना 8, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 9 दूना 18, ये कटेगा तो 300। 3000/49। ठीक है, अब जो भी आपका आए वो काट पीट के आप निकाल लीजिएगा। मैं किलोग्राम लिख देता हूँ, कट जाएगा वो लगभग लगभग। ठीक है, 9 के आसपास में कुछ कन्वर्ट होकर के जो वैल्यू आएगी निकाल लीजिएगा, क्योंकि 5 छंग 30 होता है। कितना होता है? 5 छंग 30 होता है। ये 50 होता तो 60 के आसपास में ये निकल करके सामने आता। आप निकाल लीजिएगा काट करके उसको, जो भी आए आपका। ठीक है, तो ये 50 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं, है ना, यह एक सदिश राशि है। कौन सदिश राशि भाई? किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस जी की बात हो रही है। तो जी जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? ये अर्थ है, तो इसकी डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर दिशा होती है ना, इसलिए ये सदिश राशि है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है, जो 45 डिग्री अक्षांश से लिया गया है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका मात्रक होता है? जी का जो मात्रक होता है वो यही होता है ना। मैं आपके कमेंट्स आज नहीं लूंगा, अभी आप पढ़िए, फोकस करिए क्लास के ऊपर। ठीक है, तो इसका मान जो होता है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखा जाता है। अब देखो, लिफ्ट जो होती है ना, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है जब ये चीजें देखी जाती हैं? अभी हम जी पढ़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, जी की वैल्यू से और प्रश्न पढ़ लेते हैं, है ना। वैल्यू ऑफ जी, पहला बिंदु, जी का मान सर्वाधिक, सबसे कम, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, 3 4 पॉइंट, तो वो नहीं डिस्कस करूंगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की घूर्णन गति 17 गुना होने क्या प्रभाव होगा? पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर क्या होगा? अगर पृथ्वी जो घूम रही है वो अपनी घूमने की स्पीड कम कर दे, अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बढ़ाती है, तो जी का मान भूमध्य रेखा पर कम होगा। पोलर पर नहीं बदलेगा। ध्रुव पर जी की वैल्यू कभी नहीं बदलती है। ठीक है, तो यहां पर क्या फर्क पड़ेगा? 17 गुना, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा, अगर पृथ्वी अपनी गति की 17 गुना तेजी से घूमना शुरू कर दे। लेकिन ध्रुव पर परिवर्तन नहीं होगा।
अगर पृथ्वी अपनी गति घटाए तो जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ता है। लेकिन पोलर पर नहीं बदलता। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बेसिक से फंडे हैं कि जी की वैल्यू चेंज होती रहती है ना। इसी तरह से चौथा बिंदु आपको मैं दर्शाने वाला हूं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का 1/6 होता है। तथा सूर्य पर 27 गुना अधिक होता है। इसी से एक चीज निकल करके आती है कि पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 kg की हो तब चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो आंसर होगा आपका 60 kg। है ना, क्यों? क्योंकि मास नेवर चेंज, द्रव्यमान पूछा है और द्रव्यमान ही दे रखा है, तो मास नेवर चेंज। ठीक है भाई, भार बदलता है ना, कभी भी द्रव्यमान नहीं बदलता। चंद्रमा पर कोई वस्तु का भार 10 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। सॉल्व। भाई सीधी सी बात, अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते तो 1/6 होता, लेकिन वहां से आया जा रहा है तो कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो 10 × 6 60 न्यूटन इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 360 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा। सॉल्व करेंगे तो 360, है ना, चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाएगा, इंटू 1/6। तो 1/6 होगा तो ये इससे कटेगा, तो यहां पर आ जाएगा 6×6 = 36, 60 न्यूटन। इसीलिए चंद्रमा पर भार कम होने पर वस्तुएं हल्की प्रतीत होती ना। ये चीज ध्यान रखना, पृथ्वी पर वायुमंडल का पाया जाना गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही संभव है ना, ये भी चीज हो जाती है। एक प्रश्न कभी कभी घुमा कर देते हैं, बच्चा यहाँ गलती करता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, तब चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। अब बच्चा यहाँ क्या करता है पता है, सीधा 60 में 1/6 करके वो 10 जवाब दे देता है, जबकि वो गलत है। क्योंकि आपको पृथ्वी पर द्रव्यमान दे रखा है और चंद्रमा पर भार पूछा है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले वेट निकालना होगा, जो मास इंटू ग्रेविटी होता है। मास कितना है? 60। और ग्रेविटी लगभग आप 10 मान लेते हैं, है ना, तो जी की वैल्यू लगभग हमने
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगभग मान ली, क्योंकि 9.8 होता है, गुणा भाग करने में आसान होगा। तो हमें ये पता चल गया कि भैया यहाँ पर वो 600 न्यूटन जो है वो उसका वेट है अर्थ के ऊपर। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया। अब जब वो चंद्रमा पर जाएगा, मून पर जाएगा, तो ऐसी स्थिति में 600 इंटू 1/6, वहां पर वो 2 न्यूटन का होगा। दैट्स इज द राइट आंसर। कहाँ 10 आप करके आ रहे थे और कहाँ 100 आपका आंसर आया। तो ये गलतियां नहीं करनी है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। छोटी छोटी चीजें ही हमारे आंसर्स में गलत साबित होती हैं, वो हमारे आंसर्स को गलत करवाती हैं, और ऐसी गलतियां हमें बार बार नहीं करें तो भी ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आगे आते हैं। लिफ्ट। लिफ्ट को हिंदी में उत्थापक कहते हैं। आपने लिफ्ट को देखा होगा। अब देखो, लिफ्ट जब खड़ी हो, या एक समान वेग से ऊपर जाए, अथवा नीचे आए, इन दोनों ही केस में जी का मान नहीं बदलता, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो लिफ्ट में भार देखा जाता है। एक भार वो होता है आभासी भार, जो आपको फील हो रहा है। वर्चुअल वेट। एक होता है रियल वेट। तो वास्तविक भार। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आभासी भार और वास्तविक भार बराबर होते हैं। कोई कमी या कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी लिफ्ट, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से ऊपर जाए, वेग परिवर्तन हो रहा है, या गुरुत्वीय त्वरण, या फिर ऐसे याद रख लीजिएगा, त्वरण से ऊपर जाती है, या त्वरण से नीचे आए, इन दोनों ही स्थितियों में उसका वेग बदल रहा है। क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब वो ऊपर जा रही है, तो आपको अपना जो भार होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आभासी भार ज्यादा होगा वास्तविक भार से। ठीक है, अब जब वो नीचे आ रही है तो आभासी भार थोड़ा सा कम प्रतीत होता है वास्तविक भार से। कौन से भार से? वास्तविक भार से। एक चीज यहां पर निकल कर और आती है, जब लिफ्ट के तार टूट जाएं या लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति या कोई सामान छत से जा चिपकेगा। ठीक है, और वो एक समान स्थिति में होंगे। जब वो तार टूट जाएगा, ऐसी कंडीशन जनरेट होती है। तो लिफ्ट खड़ी हो या एक समान वेग से ऊपर जाए, एक समान वेग से नीचे आए, त्वरण जनरेट नहीं है, तो आभासी और वास्तविक भार बराबर। ऊपर जा रही है तो आभासी भार बढ़ेगा, नीचे आ रही है तो आभासी भार कम होगा। गुरुत्वीय त्वरण के वेग से आ रही है या तार टूटने पर गुरुत्वीय त्वरण से वेग ज्यादा होता है, तो आदमी छत से जा चिपकते हैं। ये केस लिफ्ट के होते हैं, है ना। तो ये दो आभासी भार को इंग्लिश में मैंने यहाँ लिख दिया है, और वास्तविक को भी लिख दिया, क्योंकि बार बार लिखना पॉसिबल नहीं था, है ना। तो एक्सेलरेशन करती हुई ऊपर जाए, एक्सेलरेशन करती हुई नीचे आए।
ये चीजें होती हैं। इसके बाद आता है पलायन वेग क्या होता है। देखो पलायन, आपने कॉमन वर्ड कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में कई बार सुना होगा। पलायन का मतलब एक बार जाने पर लौट कर नहीं आना। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, लोग गांव से पलायन करके जा रहे हैं, मतलब गांव में लौट कर वापस नहीं आ रहे हैं, है ना। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी पर लौटकर नहीं आता, है ना। तो जब वो पृथ्वी पर लौटकर नहीं आता है तो इसी वेग को पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। और पृथ्वी से जब उसका गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र अगर कोई वो पिंड पार कर जाए और पृथ्वी से किसी वस्तु को अगर फेंका जाए तो वो कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से जाना चाहिए और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, है ना। नहीं तो पृथ्वी उसे वापस खींच लेगी। और ये वेग बरकरार रहना चाहिए। इस वेग से आपने फेंक दिया और ऊपर जाते जाते कम होता जा रहा है, वो नहीं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने तक यह वेग एक समान बना रहना चाहिए। इसी को ही हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। इसका मान अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग ग्रहों का द्रव्यमान अलग अलग होता है, उनकी साइज अलग अलग होती है। पृथ्वी पर इसके लिए जो मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वायुमंडल हमारे लिए इसी के कारण संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि इतना मान कभी भी जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है वायुमंडल में गैस, वो प्राप्त नहीं कर पाती, है ना। चंद्रमा के लिए ये जो वैल्यू होती है ये 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान कम है। तो जी की वैल्यू कम है तो पलायन वेग भी कम होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल का पाया जाना पलायन वेग के कारण ही संभव होता है। इसके आज तक के इतिहास में कोई ऐसा मानव पैदा नहीं हुआ जिसने, है ना भाई साहब, किसी को फेंका हो और वो वस्तु वापस नहीं आई, सिवाय महाभारत में भीम के। भीम ने हाथी उठा उठा के फेंके थे, एक भी लौट के नहीं आया। तो वो पलायन वेग से ही फेंके होंगे। उपग्रह, जो पिंड किसी ग्रह के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक जो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, तो ये मून है ना, ये चंद्रमा है, ये अर्थ की परिक्रमा करता है। तो ग्रहों के चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक पिंडों को, ग्रह के चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक पिंडों को प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, है ना। कुछ ग्रहों के सैटेलाइट होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। जैसे भैया मंगल का नहीं है ना, हम बात करें तो बुध का नहीं है, लेकिन पृथ्वी का है। शुक्र के भी दो हैं। सबसे ज्यादा किसके हैं भैया, तो शनि के हैं, बृहस्पति के हैं। तो बाकी सभी के हैं, लेकिन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। अब आते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह ये इस तरह के होते हैं भाई, जो इंसान बना करके लॉन्च करते हैं, जैसे हमारा ISRO, इसरो। ठीक है, इसरो के द्वारा 15 अगस्त 1969 को, है ना, इसरो की स्थापना की गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। श्रीहरिकोटा से हम क्या करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से GSLV और PSLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं हमारे। उन व्हीकल के थ्रू हम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। अब जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कि सर कैसे होते हैं दो तरह के? दो तरह के उपग्रह इन द सेंस वो ऐसे होते हैं कि भाई, अगर वो मान लीजिए वो इस तरह से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ना, एक तो वो यहां कर सकता है, दूसरा वो यहां कर सकता है। तो इस ऐसे अगर वो परिक्रमा कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो एक तो वो भूमध्य रेखीय तल में गति करते हैं, है ना, तो भूमध्य रेखीय तल में गति हो जाती है। एक वो गति करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर में, ऐसे गति करते हैं भाई, है ना। मान लीजिए सैटेलाइट है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर में गति करते हैं, है ना, तो ये पोलर सैटेलाइट कहलाते हैं। तो ये भूमध्य रेखा के तल में करते हैं तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, है ना। और ये कहलाते हैं पोलर सैटेलाइट। आइए इनको देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। तुल्यकारी या भूस्थायी उपग्रह, है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के तल में गति करते हैं। कहाँ? ये 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, इसीलिए पृथ्वी से स्थायी दिखते हैं, स्टेबल दिखते हैं, है ना। अब दो व्यक्ति एक साथ एक ही वेग पर चल रहे हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष स्टेबल पाएंगे। तो पृथ्वी से इन्हें देखा जाता है तो ये स्थिर दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें भू स्थिर कहा जाता है ना। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह। अब दूसरा, ये भूमध्य रेखीय तल में गति करते हैं। भूमध्य रेखीय तल में गति करते हैं। भूमध्य रेखीय तल में कहां से? तो इनकी डायरेक्शन ऑलवेज पश्चिम से पूर्व होती है। ये सर पश्चिम से पूर्व बोले तो, पश्चिम से पूर्व बोले तो ये ऐसे गति करते हैं।
ये ऐसे, तो ये पश्चिम होता है और ये पूर्व होता है ना। कितनी ऊंचाई पर इन्हें स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। ठीक है, सोलर प्लेट लगी होती है तो ऊर्जा सूरज से मिल जाती है, और घूमने के लिए जो भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण ये घूम पाते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए, टेलीविजन के लिए इनका उपयोग बड़े पैमाने पर करते हैं हम लोग, है ना। फिर आते हैं ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। ठीक है, कौन से आते हैं? पोलर सैटेलाइट, हाँ इनमें लिख लीजिए। संचार के लिए, नेविगेशन के लिए, ठीक है, इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि नेविगेशन के लिए ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। तो नेविगेशन के लिए, संचार के लिए, बातचीत करने के लिए, है ना, इनका यूज करते हैं। ध्रुवीय सैटेलाइट ये निगरानी के लिए यूज में लाए जाते हैं, जिन्हें हम पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। अब भाई इन सैटेलाइट की विशेषता है कि लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्हें स्थापित करना होता है। ठीक है, इनका परिभ्रमण काल कितना होता है? लगभग 84 मिनट के आसपास होता है। और ये उत्तर से दक्षिण गति करते हैं। इनको मुख्य रूप से निगरानी या जासूसी के लिए यूज में लाया जाता है। ये ऊपर ऐसे गति करते हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है, ये वाली। इस डायरेक्शन में गति करते हैं ये हमेशा, ऊपर से नीचे, है ना, बीच में पृथ्वी रह जाएगी। तो इनका उपयोग पृथ्वी के पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी करने में, फसलों के रोगों का पता लगाने में, दूरस्थ स्थानों की सूचना देने में, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, मिलिट्री में सबसे ज्यादा यूज इनका इन्हीं में होता है। मिलिट्री के अंदर जासूसी में, तो जो एक देश दूसरे देश पर जासूसी करता है वो सैटेलाइट कौन से होते हैं? पोलर सैटेलाइट होते हैं। कौन से होते हैं? पोलर सैटेलाइट होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब यहां से निकल करके आते हैं, उपग्रहों में भारहीनता क्या होती है, वेटलेसनेस की स्थिति क्या होती है। देखो क्या होता है, जब वस्तुओं को अपना भार का अनुभव होना खत्म हो जाए, तो भार कब जीरो होगा? भाई सीधी सी बात है कि जी का मान शून्य हो जाए, तो वहां पर भार भी शून्य होगा। जब किसी वस्तु जब किसी वस्तु का क्या शून्य हो जाए? जी का मान शून्य हो जाए, ऐसी स्थिति में उसका भार भी जीरो हो जाता है। तो अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो वहां जी का मान जीरो हो जाता है। तो अपने भार का अनुभव उस पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। जैसे ही वो बल, ये जो जी है, ये शून्य हो जाता है, ठीक है, तो वस्तुएं भारहीनता की स्थिति में आ जाती हैं, और इस तरह से लोग तैरने लगते हैं। जब भी कोई व्यक्ति स्पेस में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, तो ये चीज देखी जाती है, समझी जाती है कि भैया वो वहां पर सरवाइव कैसे करेंगे। इसके लिए पहले ही इसके लिए पहले ही उनको उस एटमॉस्फेयर के अंदर ढाला जाता है। उस एटमॉस्फेयर के अनुरूप उनसे काम करवाया जाता है कि भैया आप थोड़े समय इस चैम्बर में रहिए। ऐसा माहौल पृथ्वी पर दिया जाता है ताकि वो वहां सरवाइव कर पाए। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट पहुंचा दिया चलो जाओ, ट्रेनिंग दी जाती है पूरी, उसके बाद पहुंचाया जाता है, क्योंकि वहां पर अगर दिक्कत आएगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो, इसलिए ये काम किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। और मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने सारी चीजें लगभग लगभग पढ़ी। अब है ना, कल सैटरडे रहेगा, कल आपकी क्लास नहीं होती है ना, संडे को नहीं होगी, मंडे को ड्यू टू मेरी मैराथन है तो उस दिन भी नहीं होगी। अब हमारी क्लास मंगल को होगी। कब होगी? मंगलवार को। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पर विराम करते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और प्यारे दोस्त, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी डिफरेंशिएशन आते हैं वो कभी बड़े जी के कारण नहीं आते हैं, वो ऑलवेज आते हैं स्मॉल जी के कारण। किसके कारण आते हैं? स्मॉल जी के कारण। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वो टॉपिक कब चल रहा होगा आपका?
तो प्यारी दोस्त, यकीन मानिए उस टॉपिक को हम कर रहे होंगे कब? मंगल को, क्योंकि सोम को मेरी मैराथन है जो शाम 3 बजे से स्टार्ट होगी। तो लगभग लगभग वो रात तक चलनी है, इस कारण से नहीं हो पाएगी। ठीक है, मंगल को हम क्लास लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।